प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आइए आज हम लोग है जो 9th क्लास का चैप्टर 9 अध्याय 9 बल तथा गति के नियम का अध्ययन करते हैं। इसमें हम लोग देख चुके थे बल का प्रभाव, बल के प्रकार, न्यूटन के गति का पहला नियम, जड़त्व एवं संवेग को। आइए पुनः इसकी पुनरावृत्ति दोहरा लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले बल क्या होता है? तो वह बाह्य भौतिक कारक है जिससे हम किसी वस्तु को खींचते या ढकेलते हैं। अब बल का पुनः परिभाषा क्या होगा? तो खिंचाव या धक्का को ही बल कहते हैं। अब इसके लिए दो टर्म है, पहला खिंचाव और फिर एवं धक्का यानी कि जब हम कोई वस्तु को पुल या पुश करते हैं तो वह वस्तु उस पर बल आरोपित होता है। बल का और भी पॉइंट है कि बल का मात्रक क्या होता है? तो बल का मात्रक न्यूटन होता है। न्यूटन को हम संकेत में यन से डिनोट करते हैं, कैपिटल यन से, न्यूटन। ठीक है। अब ये तो बल का परिभाषा हो गया। अब इस पर आते हैं कि बल का प्रभाव। देखिए, हम लोग अपने दैनिक जीवन में बल का विभिन्न प्रकार से उपयोग करते हैं। तो अब उपयोग करने के बाद वह बल कोई भी वस्तु पर हम जब बल लगाते हैं तो वो कैसा प्रभाव देता है? तो वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर सकता है, वस्तु के रूप में परिवर्तन कर सकता है। पहला हो गया आकृति या रूप बोल देंगे। ठीक है। दूसरा, वस्तु को है जो गति में ला सकता है या तो विराम में ला सकता है। तो दूसरा बात हो गया, ये गति में ला सकता है या तो फिर विराम में। यानी कि दूसरे शब्दों में कहें तो वस्तु के स्थिति को बदल सकता है, वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा करके। अब तीसरा बात कि वस्तु को की दिशा में परिवर्तन कर सकता है। किसमें? चेंज इन डायरेक्शन, DIRECTION। डायरेक्शन मीन्स हो गया दिशा। वस्तु की दिशा में है जो परिवर्तन कर सकता है। और चौथा, बल है जो किसी वस्तु की अवस्था को भी बदल सकता है। तो ये मुख्य रूप से बल किसी वस्तु पर 4 विभिन्न प्रकार का प्रभाव डालता है। अब उसके बाद हम लोग देखे थे कि बल का प्रकार। तो बल का मुख्य रूप से 2 प्रकार होता है। एक संतुलित बल, दूसरा होता है इसका असंतुलित बल। अब संतुलित बल कहने का क्या मतलब हुआ? जब कोई भी वस्तु पर, जैसे कि यहाँ पर हम एक कोई पिंड ले लेते हैं, मान लेते हैं कोई बॉल है, ठीक है, जिससे हम कि क्रिकेट खेलते हैं, वो बॉल है। अब इस पर एक बॉल रखा हुआ है, कोई बच्चा है जो इस पर 5 न्यूटन उत्तर से पूरब से पश्चिम की ओर लगा रहा है, और उसके विपरीत दिशा में बैठा हुआ कोई और बच्चा है जो 5 न्यूटन ही बल है जो पश्चिम से पूरब की ओर लगा रहा है। तो इस पर कुल परिणामी बल क्या हो जाएगा? 0। तब एक ऐसा बल हो गया संतुलित बल। जब किन्हीं वस्तु पर कुल परिणामी बल का मान 0 हो जाता है, कुल परिणामी बल का मान कितना हो जाता है? 0, तब वो संतुलित बल होता है। इसके उल्टा दूसरा नंबर बल का प्रकार असंतुलित बल। जब किसी वस्तु पर परिणामी बल का मान 0 न हो तब वह असंतुलित बल कहलाता है। अब असंतुलित बल ही वह कारक है जिसके वजह से कोई भी वस्तु विराम से गति की अवस्था को प्राप्त होता है। अब ये बल का यहाँ पर 2 प्रकार हो गया। इसके बाद आते हैं कि हम लोग डिस्कस किए थे न्यूटन के गति का पहला नियम। यहाँ पर न्यूटन के गति का पहला नियम क्या बताता है? तो ये कहता है न्यूटन के गति का पहला नियम कि कोई भी वस्तु यदि विराम की अवस्था में है तो वह विराम की ही अवस्था में रहना चाहेगा, और यदि कोई वस्तु
गति की अवस्था में है तो वह गति की ही अवस्था में रहना चाहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। तो ये हो गया न्यूटन के गति का पहला नियम। अब उसके बाद है जो जड़त्व। जड़त्व क्या कहता है? जड़त्व है जो किसी वस्तु का, ये है जो एक तरह का क्या है, क्वालिटी है, गुण है, QUALITY, ये वस्तु का क्या है, एक तरह का गुण है। तो जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके जो यदि उसके स्थिति में है जो परिवर्तन का विरोध करता है। अब कैसी स्थिति? यदि उसकी स्थिति विराम में है तो वह विराम में ही रहना चाहेगा, और यदि गति में है तो वह गति में ही है जो रहना चाहेगा। विराम में है तो विराम में ही, और यदि गति में है तो वह गति में ही रहना चाहेगा। तो ये हो गया जड़त्व। और जड़त्व भी दो प्रकार का होता है, एक विराम का जड़त्व और एक गति का जड़त्व। अब हम इसके बाद डिस्कस किए थे संवेग। तो संवेग क्या होता है? संवेग को बताए थे कि P बराबर mv से एक हो गया संवेग का फार्मूला, जहाँ पर और फार्मूला से ही हम इसको परिभाषित भी कर सकते हैं कि संवेग किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को कहते हैं। यानी किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? संवेग। और संवेग को P से डिनोट करते हैं। M हो गया वस्तु का द्रव्यमान एवं V हो गया वस्तु का वेग। तो यहाँ तक हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके थे, जिसको हम अभी एक शॉर्ट में बता दिए हैं। और इसका यदि आप देखना चाहते हैं पूरा, तो आप पिछले वीडियो पर जाकर के पार्ट 1, इस चैप्टर का पार्ट 1 को पूरा देख सकते हैं। इसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं। आइए अब हम इसके आगे न्यूटन के गति का द्वितीय नियम को प्रारंभ करते हैं। न्यूटन के गति का द्वितीय नियम क्या कहता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। यानी कि जो बल लगा रहे हैं उस संवेग में परिवर्तन की दर का समानुपाती होता है, और यह परिवर्तन उस बल के दिशा में होती है। यह परिवर्तन यानी कौन सा परिवर्तन? तो संवेग में परिवर्तन का बात कर रहा है। अब इसी बात को हम लोग अभी व्यंजक के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो व्यंजक के रूप में सबसे पहले बल के समानुपाती होता है, तो हम लिखेंगे क्या चीज़ यहाँ पर? बल। और समानुपाती का चिन्ह इस तरह से दिया जाता है। ये हो गया समानुपाती का चिन्ह। अब किसके समानुपाती होता है? तो संवेग में परिवर्तन। तो एकदम साफ साफ लिख देंगे इसी तरह से, संवेग में परिवर्तन। अब संवेग में परिवर्तन कैसे हो रहा है? संवेग में परिवर्तन की दर, जहाँ भी बोले संवेग में परिवर्तन की दर, यानी कि वो टाइम का बात कर रहा है। तो समय हम नीचे लिखेंगे क्या चीज़? समय। तो यहाँ तक क्या हो गया? बल समानुपाती किसका है? संवेग में परिवर्तन की दर का। तो F बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर F बल के लिए F साइन लिखे हैं, और इसको वैरेजेज का साइन को ये समानुपाती का चिन्ह है। समानुपाती को ही इंग्लिश में वैरेजेज बोलते हैं। अब यहाँ पर संवेग में परिवर्तन का बात किया है, तो अभी अभी हम लोग पढ़े हैं संवेग बराबर क्या होता है? P। संवेग को P से डिनोट करते हैं। P बराबर होता है mv। तो संवेग में परिवर्तन यानी कि संवेग में पहला परिवर्तन, संवेग का प्रारंभिक परिवर्तन और अंतिम परिवर्तन। तो संवेग के प्रारंभिक परिवर्तन को बोलेंगे mu, जहाँ पर u क्या हो गया? u हो जाएगा ए प्रारंभिक वेग, और m क्या हो जाएगा? द्रव्यमान।
और ये तो हो गया प्रारंभिक संवेग। उसके बाद यम भी, अब जहाँ पर भी क्या हो जाएगा, अंतिम वेग। भी क्या हो जाएगा, अंतिम वेग। तो इसके संवेग में परिवर्तन क्या लिखेंगे, यम भी माइनस यम यू। ये क्यों लिखे हैं, क्योंकि प्रारंभिक संवेग अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। तो अंतिम संवेग को यम भी से डिनोट किए हैं और प्रारंभिक संवेग को यम यू से। चूँकि वस्तु का द्रव्यमान दोनों जगह समान रहेगा, इसीलिए यम एम का प्रयोग किया गया है। नीचे है बटा समय के लिए टी। ठीक है, अब यहाँ पर हम यफ भैरेजेज क्या लेंगे, यम दो बार है, इसीलिए यम को कॉमन ले लेते हैं दोनों में से। तो यम इंटू भी माइनस यू बटा टी। ठीक है, अब यहाँ पर इसके बाद एक लाइन और करते हैं। तो यफ बराबर, अब यहाँ पर वैरेजेज के साइन का हम बराबर में कन्वर्ट कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो जब भी समानुपाती के चिन्ह को हम बराबर में बदलते हैं तो एक नियतांक से गुना करते हैं। तो यहाँ पर हम वो नियतांक के को मान लेते हैं। तो हो जाएगा के इंटू यम इंटू भी माइनस यू बटा टी। अब यहाँ पर हम लिखेंगे यफ बराबर के यम और भी माइनस यू बराबर भी माइनस यू बटा टी। भी माइनस यू बटा टी बराबर होता है ए, जहाँ पर ए हो गया एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण। यह है जो त्वरण का फॉर्मूला होता है। त्वरण बराबर होता है भी माइनस यू बटा टी। तो यहाँ पर हम भी माइनस यू के बटा टी के बदले ए लिख रहे हैं। ठीक है, अब एक के है जो एक लिख देते हैं, जहाँ के एक नियतांक है, जहाँ के एक नियतांक है। अब यहाँ पर हम यदि बल को 1 न्यूटन एवं द्रव्यमान को 1 किलोग्राम तथा त्वरण को 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मानते हैं तो के का वैल्यू क्या आता है। यहाँ पर हम लिख देते हैं माना कि। ठीक है, इसके बल के जगह पर लिखते हैं 1 न्यूटन। अब और के लिखते हैं और यहाँ पर इसके द्रव्यमान को हम मान लेते हैं एफ बराबर, इधर हम यहाँ पर लिख रहे हैं एफ बराबर 1 न्यूटन और यम बराबर 1 केजी एवं ए यानी कि त्वरण ए बराबर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 1 के गुना यहाँ पर द्रव्यमान 1 है और गुना त्वरण भी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो यहाँ पर के का वैल्यू क्या आ गया, 1। ठीक है, इधर से हम गुना करेंगे और फिर इसको बट्टा में लाएंगे, या तो एक लाइन फिर और भी कर देते हैं। 1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 से गुना करेंगे तो एक के, तो इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं, के बराबर 1। अब यहाँ पर हमें क्या आ गया, के बराबर 1। तो इसके लिए हम फिर एफ बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, के इंटू इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब इक्वेशन 1 में हम वैल्यू के का पुट करते हैं तो एफ बराबर हो जाएगा के यम ए, सॉरी हाँ यम में, तो यहाँ पर के का वैल्यू 1 और गुना यम ए। तो एफ बराबर यहाँ पर हो जाएगा कि यम ए, एफ बराबर यम ए। अब यहाँ पर एफ बराबर यम में हमारा क्या आ गया, बल का व्यंजक। यह है जो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि न्यूटन के गति का दूसरे नियम से हमें बल का व्यंजक प्राप्त होता है।
अब ये जो हमें F बराबर ma प्राप्त हुआ है, इससे हम अभी बल का मात्रक भी निकालते हैं। देखिए, सबसे पहले द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, kg। और यहाँ पर a यानी कि त्वरण है, तो त्वरण का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि अब हमें इसका बल का मात्रक क्या हो गया, बल का मात्रक kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इसको हम न्यूटन भी, इसका मात्रक एक और न्यूटन भी होता है, जिसको कि कैपिटल N से डिनोट करते हैं। ये दो हो गया जो बल का मात्रक है, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर या तो न्यूटन। अब बल एक कैसा राशि है, बल एक सदिश राशि है, बल एक सदिश राशि है, सदिश राशि है। तो यहाँ हमारा जो बल का व्यंजक प्राप्त हुआ है F बराबर ma, ये हमारे लिए क्या है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। F बराबर ma। अब आप लोग इसको यहाँ तक है जो अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, और इसको समझने में जहाँ भी आपको प्रॉब्लम हो या किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो, वीडियो के क्वालिटी में या और कुछ में भी, आप कमेंट करके बताइए हमें। अब लास्ट में एक बात और रह गया था कि गति के दूसरे नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। गति के प्रथम नियम से हमें बल का परिभाषा प्राप्त होता है, लेकिन गति के दूसरे नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है, जो कि F बराबर ma है। डियर स्टूडेंट्स, इस उदाहरण को सॉल्यूशन करने से पहले हम लोग कुछ इस चैप्टर में फार्मूला अभी तक देखे हैं, उसका एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बात, त्वरण बराबर क्या होता है, a यानी कि त्वरण, a यानी कि क्या हो गया, त्वरण। तो त्वरण बराबर होता है v माइनस u बाई टी, जहाँ पर v क्या हो गया, अंतिम वेग, और u हो गया प्रारंभिक वेग। अब F बराबर क्या होता है, ma, F बराबर ma, जहाँ m हो गया द्रव्यमान एवं a हो गया त्वरण। तो इसे हम एक रूप में और भी लिख सकते हैं, F बराबर m, a के जगह पर अभी ऊपर वाला v माइनस u बाई टी, तो F बराबर a भी हो सकता है m इंटू v माइनस u बाई टी। अब एक और चीज़, संवेग बराबर, संवेग को डिनोट करते हैं किससे, P से, तो संवेग बराबर क्या हो जाएगा, m इंटू v, यानी कि द्रव्यमान गुना वेग। अब यहाँ पर मुख्य रूप से 3 फार्मूला है, जो कि अभी आने वाले सांख्यिकी प्रश्न में, जिसको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बोलते हैं, तो उसमें यूज होने वाला है। अब आइए इस प्रश्न को हल करते हैं, और प्रश्न को हल करने से पहले एक बार पढ़ते हैं क्या करा है। एक 5 kg द्रव्यमान वाली वस्तु 5 kg द्रव्यमान वाली वस्तु को 2 सेकंड के लिए एक नियत बल कार्यरत होता है। यह वस्तु के वेग को 3 मीटर पर सेकंड से बढ़ाकर 7 मीटर पर सेकंड कर देता है। लगाए गए बल की मात्रा ज्ञात करें। हमें यहाँ पर बल की मात्रा ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है। इसके साथ साथ और क्वेश्चन में कह रहा है कि बल को 5 सेकंड के लिए आरोपित किया जाता है, तो वस्तु का अंतिम वेग क्या होगा। अब इस प्रश्न को बड़ा सा दिखने वाला प्रश्न, लेकिन वास्तव में छोटा है, क्योंकि इसे हम लिख दिए हैं थोड़ा बड़ा बड़ा अक्षर में। खैर, आते हैं इसको हल करने के लिए। सबसे पहले क्वेश्चन में जो जो दिया हुआ है उसको हम लिखते हैं। तो हमें द्रव्यमान दिया हुआ है 5 kg, तो यहाँ पर लिखते हैं द्रव्यमान।
द्रव्यमान, द्रव्यमान को हम क्या चीज़ से सूचित करते हैं, यम से, स्मॉल यम से। तो स्मॉल यम बराबर कितना होगा, वस्तु का द्रव्यमान 5 kg। इसके बाद दिया हुआ है कि पर है जो 2 सेकंड के लिए नियत बल कार्यरत करता है, यानी कि 2 सेकंड दिया हुआ है समय। तो समय हमें क्वेश्चन में 2 जगह दिया हुआ है, एक तो 2 सेकंड और यहाँ पर 5 सेकंड। तो इसको हम पहले वाले समय को मान लेते हैं t1, ये हो गया समय। तो t1 बराबर हमें कितना दिया हुआ है, 2 सेकंड। तो यहाँ पर 2 सेकंड लिखते हैं, यस ई सी, शॉर्ट में यस भी लिख सकते हैं, नहीं तो यस ई सी भी लिख सकते हैं। और इसके बाद करा, यदि वस्तु का वेग 3 मीटर पर सेकंड से बढ़कर 7 मीटर पर सेकंड कर देता है, यानी कि जो वस्तु का वेग अब पहले कितना था, 3 मीटर पर सेकंड, तो 3 मीटर पर सेकंड पहले था, उसके बाद कितना हो गया, 7 मीटर पर सेकंड। तो पहले वाले वेग यानी प्रारंभिक वेग को u से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग को u से डिनोट करते हैं। तो u बराबर हो जाएगा 3 मीटर पर सेकंड। इसके बाद 3 मीटर पर सेकंड से बढ़कर 7 मीटर पर सेकंड कर देता है, यानी कि अब यहाँ पर अंतिम वेग को v से डिनोट करते हैं। तो v बराबर हो जाएगा 7 मीटर पर सेकंड। इसके बाद करा, लगाए गए बल की मात्रा ज्ञात करें। तो यहाँ पर हमें बल का मान पूछ रहा है, तो कोई बात नहीं, अभी अभी हम लोग देखे हैं बल का फार्मूला क्या होता है, F बराबर ma। और इसके लिए हम इस फार्मूला को यूज करें या इस फार्मूला को, बात दोनों बराबर है, लेकिन हम इस फार्मूला को यूज करते हैं। F बराबर m इंटू v माइनस u बाई टी। क्यों कि हमें प्रश्न में u और v दोनों दिया हो, यानी कि प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग दोनों दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे F बराबर m इंटू v माइनस u बटा टी। तो m का वैल्यू यानी कि द्रव्यमान कितना है, 5 kg इंटू v का वैल्यू पहले हो जाएगा 7 माइनस u का वैल्यू यानी कि प्रारंभिक वेग, ये हो जाएगा 3, और टाइम हमें दिया हुआ है कितना, 2 सेकेंड। तो 2, अब इसको बस कैलकुलेट कर देना है। F बराबर m इंटू v माइनस u का वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पर m का वैल्यू 5 हो गया, v का वैल्यू 7 और u का वैल्यू 3 हो गया है, और नीचे में t का वैल्यू 2 है। अब इसको कैलकुलेट कर देते हैं। यहाँ पर F बराबर लिखेंगे 5 इंटू 7 माइनस 3, तो 4/2। तो यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे, काट देंगे, तो 2 दूनी 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 दूनी 10। तो यहाँ पर F बराबर लिखेंगे 10 न्यूटन। ये आ गया हमें बल का मान, तो पहला ए आंसर हो गया है। अब इसके बाद हमें क्वेश्चन में और भी कह रहा है कि यदि बल को 5 सेकंड के लिए आरोपित किया जाता है, यानी कि हमें T2 दिया हुआ है। यहाँ पर समय लिखेंगे, T2 बराबर कितना दिया हुआ है, 5 सेकंड। अब 5 सेकंड के लिए आरोपित किया जाता है, तो हमें पूछ रहा है वस्तु का अंतिम वेग बताइए, यानी कि यहाँ पर हमसे पूछ रहा है v बराबर वाट। ठीक है, अब इसको ज्ञात करने के लिए हम इसी तरीक़ा से ज्ञात कर सकते हैं। F बराबर ma, नहीं इस फार्मूला से रख करके जहाँ से अभी बल का हम वैल्यू F निकाले हैं। तो F बराबर क्या हो गया, m इंटू v माइनस u बाई टी। लेकिन अब यहाँ पर हम t का वैल्यू 5 सेकंड रखेंगे, तो यहाँ F बराबर लिखेंगे, m का तो वैल्यू वही रह जाएगा 5 kg, और v का वैल्यू तो हमें इसमें ज्ञात ही करना है, तो v का v लिखेंगे, और u का वैल्यू हमें यहाँ पर दिया हुआ है 3, और t का वैल्यू हमें T2 वाला रखेंगे तो 5 सेकंड, और यहाँ पर F का वैल्यू पता हो गया है 10 न्यूटन। तो 10 बराबर 5 इंटू v माइनस 3/5, तो ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर बचेगा
10 इज इक्वल टू v-3 बराबर क्या हो जाएगा कि v बराबर हो जाएगा इधर 10, इधर 3 माइनस में तो इस तरफ चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 3। तो यहाँ पर v फाइनल वेलोसिटी हो गया 13 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया हमारा दूसरा आंसर। डियर स्टूडेंट्स, हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस उदाहरण का अंकिकी प्रश्न समझ में आया होगा, और यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।